गुलफसान रीना जी। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। मेरी वॉइस आ रही है मर्दन सिंह जी? ठीक है मर्दन सिंह जी, वेरी गुड। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने बोला था कि हाइड्रोकार्बन्स, पहले तो आपको एक चीज़ और बता देता हूँ सभी को कि ऐसा करिए कि संडे को जितने भी डाउट हैं अपने सब डाउट लेकर के बैठिएगा। संडे को हम आपके डाउट क्लियर करेंगे, संडे को समय ज़्यादा देंगे और संडे को जितने भी डाउट्स आपके होंगे वो सभी हम क्लियर करेंगे। इसलिए आज हाइड्रोकार्बन्स हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। जैसा कि कल भी बहुत सारे साथी पूछ रहे थे कि सर डाउट हमारे हैं वो कब क्लियर होंगे, तो हमने कहा कि हम कल करेंगे। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि ये चैप्टर भी हाइड्रोकार्बन भी पूरा हो जाएगा। गुड इवनिंग संजय जी, कविता जी, ज्योति जी, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो हम ये चाह रहे हैं कि इकट्ठे डाउट, अब संडे को हम लोग इस बार डाउट सेशन ही रख लेंगे। तो डाउट सेशन संडे को रहेगा, है ना? डाउट सेशन हमारा संडे को रहेगा। संडे को ये होगा कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और उससे एक फायदा आपको और मिलेगा, उससे एक फायदा आपको और मिलेगा, वो ये होगा कि एक एक टॉपिक वाइज जो आपकी समस्याएं होंगी वो डिस्कस करेंगे, तो समय आपको दे पाएंगे। अदरवाइज आज अगर हम डिस्कशन करते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान हम लोगों का ये हो जाएगा कि जो टॉपिक कंटिन्यू चल रहे हैं वो हमारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसीलिए हम चाहेंगे कि हम तो इसलिए मैं ये चाहूंगा कि आप लोग जो है प्रॉपर वे में अपनी प्रॉब्लम को एक पेज पर सॉर्ट आउट करके रखिएगा, एक पेज पर सॉर्ट आउट करके रखिएगा, जिससे कि हम आपकी समस्या का प्रॉपर तरीके से समाधान कर सकें। ठीक है? तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाइड्रोकार्बन सही है ना? मर्दन सिंह जी, सीपी चौधरी जी, ललिता पटेल, जितने भी जो बेचारे हमारे साथी हैं जो चैटिंग पे है इस समय, वो बताएंगे कि ये सुझाव हमारा सही है। 17 लोग जो है आज लाइन पर है, बाकी लोग नहीं है लाइन पर, जबकि मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स आर देयर, अच्छे खासे लोग इस पर हैं। चलिए ठीक है, अब हम आपको स्क्रीन शेयर करते हैं और डिस्कशन करेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का डिस्कशन हमारा होगा आज। पहले मैं डिस्कशन करूंगा, फिर आपको मैं क्वेश्चन से पूरे क्लियर कराऊंगा। ठीक है ना? चलिए ठीक। मैंने आपको स्क्रीन शेयर की है, क्या आपको स्क्रीन शो हो रही है? नहीं, पहले ये बताइए।
स्क्रीन शेयर हो रही है? अब देखिए शो हो गई होगी शायद, जहां तक मुझे अनुमान है स्क्रीन शायद शो हो गई होगी। बेटा मोबाइल उठा दो हमारा, वो हाइड्रोकार्बन का डिस्कशन है, यहीं पर टॉपिक डाल लेता हूं, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन डिस्कशन करेंगे जिसमें तीनों टॉपिक चलेंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन, ये तीनों टॉपिक रहेंगे। मैं सोचता हूँ इसको ब्लैक कर दूं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, समझ में आएगा, दिखने में थोड़ी आंखों पे लोड कम पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। वैसे इसमें मुझे लगता है कि बहुत चीज़ें डिस्कशन करने के लिए नहीं होती हैं। कारण ये होगा कारण ये होगा कि ये जितने भी टॉपिक हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के, ये लगभग आपके पढ़े हुए टॉपिक है और यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि बहुत कम आपकी समस्या होगी। लेकिन सब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ मैटर है, इसलिए यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि थोड़ी सी गंभीरता बनाए रखिएगा। जैसे कि मैं आपको जो चीज़ें बताऊं उन चीज़ों पर विशेष तौर से आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये चीज़ें हमें एग्जाम में आ सकती हैं, क्वेश्चन इससे मिल सकते हैं, है ना। जैसे एल्केन है, इसके भी क्वेश्चन बताऊंगा, एल्कीन के भी क्वेश्चन बताऊंगा, एल्काइन के भी क्वेश्चन बताऊंगा, सभी के क्वेश्चन आपके सामने डिस्कशन होंगे और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। और जहाँ तक मेरी सीरीज है, उम्मीद है कि आपको ये सीरीज बहुत ही हेल्पफुल बन जाएगी, ठीक है। चलिए इतनी बातों के साथ शुरुआत करता हूँ। थोड़ा एडजस्टमेंट करने में थोड़ा सा मोबाइल, लैपटॉप ये सब सेट कर लूँ और अपना स्क्रीन निकाल लूँ, चैटिंग स्क्रीन निकाल लूँ, बस अभी शुरू करता हूँ। 1 मिनट सब रुक जाइएगा। चैटिंग स्क्रीन ऑन हो जाने दीजिए, अभी करता हूँ। चलिए हो गई। देखिए सबसे पहले हम लोग एक तो एल्केन के बारे में आपको बता देता हूँ, उसके बाद एल्कीन के बारे में बता दूंगा, फिर एल्काइन के बारे में। लेकिन वही जैसा कि पुराने तरीके से मैं आपको रिवाइज कराता चला रहा हूँ, वैसे ही रिवीजन हमारा होगा। एक तो एल्केन का आप बताइए, जनरल फार्मूला मुझे बताने की जरूरत नहीं है इसका जनरल फार्मूला क्या होगा। तो अगर मैं इसके जनरल फार्मूला की बात करता हूँ तो आपको एक सिंपल वे में पढ़ाने की स्टार्टिंग करता है इंसान, तो 2n है ना, Cn, फिर H2n प्लस 2 हो जाता है, यहाँ पर Cn, यहाँ पर Cn H2n हो जाता है और यहाँ पर Cn H2n माइनस 2 हो जाता है, ठीक है। आपको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड, एक तो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ पता रहनी चाहिए और कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ भी आपको पता रहनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले एल्केन से शुरुआत करता हूँ, तीनों की कंपैरेटिव स्टडी एक साथ करूंगा, दिक्कत लगेगी। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले मैं एल्केन उठा लेता हूँ, यहाँ पर यहाँ हेडिंग बना लेता हूँ एल्केन। और एल्केन में सबसे पहले मैं एक ही बात लिखूंगा कि इसका सबसे पहला मेंबर कार्बन फैमिली से होता है। और यहाँ पर आपको नोटिस करना चाहिए कि कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है, ये वाली बॉन्ड लेंथ यहाँ से यहाँ तक, ये 154 पिकोमीटर लिखी जाती है या फिर 1.54 एंगस्ट्रॉम भी लिखा जाता है इसको। कार्बन हाइड्रोजन की अगर बॉन्ड की बात करेंगे तो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड है, लेंथ है, वो हमारी आ जाती है 1.112
एंगस्ट्रॉम में लिखिए, पिकोमीटर में 111.2 पिकोमीटर भी लिखी जा सकती है। इस तरीके से भी हम इसको देख सकते हैं। सुधीर दुबे जी नमस्ते, मेरा फर्स्ट लाइव क्लास है। चलिए ओके, थैंक यू, कोई दिक्कत नहीं, आप लाइव पर रहिए सुधीर जी। सुधीर दुबे जी, आपको फर्स्ट लाइव में भी इंटरेस्ट आएगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमारे क्लास में अगर आप रहेंगे तो आपको 100% सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, ये मुझे अपने ऊपर भरोसा है। देखिए, अब हम लोग जब भी इसकी प्रिपरेशन पढ़ें तो प्रिपरेशन कौन कौन सी पढ़ लेनी चाहिए। हम लोगों को एल्केन की जो प्रिपरेशंस हैं वो कौन कौन सी ध्यान रखनी है। नंबर 1, यहाँ पर केवल आपको पता होना चाहिए कि मैं आपसे जो भी बात कर रहा हूँ वो एक क्विक रिवीजन बेस पे बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं फिर बोले दे रहा हूँ, ये हमारा क्विक रिवीजन है, ठीक है। चलिए, तो अगर हमारी प्रिपरेशन की बात होती तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अनसैचुरेटेड, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से याद रखिएगा, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मैं बात करूंगा। और इनसे बनाने के लिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अगर आप बनाते हैं तो यहाँ पर आपको एक रिएक्शन का नाम याद रखना पड़ेगा जिसका नाम है सेवेटियर-सैंडरसन रिएक्शन। तो यहाँ पर मैं याद दिला देता हूँ, सेवेटियर्स, SABA, सेवेटियर्स, सेवेटियर्स सैंडरन्स रिएक्शन बोली जाती है, सैंडरन्स रिएक्शन बोली जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, इस रिएक्शन RE है यहाँ पर, सैंडरन्स रिएक्शन का नाम आता है। तो ये रिएक्शन आपसे पूछी जा सकती है। इसकी खास बात ये होती है कि ये चाहे कोई भी हो, चाहे एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो, सभी को कन्वर्ट कर देती है एल्केन में। तो यहाँ पर मैं एल्कीन लिख देता हूँ, और एल्कीन से भी आप एल्केन बना सकते हैं। एक खास बात, एल्केन बना सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप एल्काइन ले रहे हैं तो एल्काइन से भी आप एल्केन बना सकते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी चीज आपको यहाँ पर एक और भी बता देता हूँ कि जब भी हम लोग ऐसी रिएक्शंस कराते हैं तो इन रिएक्शंस में एक रिएक्शन का नाम आपने और सुना होगा, जिसका नाम, जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पर अगर पर्टिकुलर एल्केन, जैसे मान लीजिए आपके पास एल्काइन था और एल्काइन से आपको एल्केन, चलिए वो रिएक्शन में फिर आपको एल्कीन में बताऊंगा, क्योंकि मैं बताने जा रहा था आपको लिंडलार कैटलिस्ट का यूज, लेकिन अब यहाँ नहीं बताऊंगा, अगली जो एल्कीन आएगी उसमें बताऊंगा, क्योंकि वहीं इसका रोल भी कामयाब है। अगर हम दूसरा मेथड ले लेते हैं, सेकेंड मेथड में ध्यान रखिएगा कि हम लोग एल्काइल हैलाइड के रिडक्शन से कर सकते हैं। तो रिडक्शन ऑफ हो जाएगा, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड यानी एल्काइल हैलाइड के रिडक्शन से भी ये काम किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जाएगा वो रिड्यूसिंग एजेंट या तो LiAlH4 होना चाहिए और या फिर हमारे पास में NaBH4 होना चाहिए। इनमें से कोई भी एक हो सकता है, पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज आपको बताऊं कि अगर रिडक्शन आप कराना चाहते तो HI से भी करा सकते हैं, लेकिन अगर HI को यूज करिए तो मुझे लगता है कि एल्डिहाइड कीटोन में यूज करिए। तो बाय द रिडक्शन ऑफ, यहाँ लिख सकते हैं बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, यानी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के रिडक्शन में हम लोग अक्सर HI का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग HI का नाम लिख ले, ज्यादा बेटर रहेगा। एक आपने एल्डिहाइड कीटोन का जब रिडक्शन सुना होगा तो वहां पर क्लीमेंसन रिडक्शन और वुल्फ-किशन रिडक्शन भी यूज किए होंगे एल्केन बनाने में। तो यहाँ पर मैं क्लीमेंसन रिडक्शन का भी नाम लिखे दे रहा हूँ आपको, क्लीमेंसन रिडक्शन का नाम लिखता हूँ यहाँ पर। नंबर 1 क्लीमेंसन्स रिडक्शन, क्लीमेंसन से स्पेलिंग जरा बताइएगा क्या होती है क्लीमेंसन, CLEMM होता है, हाँ ठीक है, CLEMMENSENS, क्लीमेंसन्स रिडक्शन। और दूसरा होता है हमारा वुल्फ-किशनर रिडक्शन, वुल्फ-किशनर रिडक्शन होता है। तो ये चीज हमें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये दोनों रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आती हैं, इनके ऊपर मैं स्टार भी बना करके छोड़ देता हूँ, ठीक है। एक बात ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज आपको ये बता दूं, यहाँ 4th नंबर पर अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करते हैं तो वो भी पॉसिबल है। तो बाई रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हो, बाई रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से भी याद कर लीजिएगा। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं। फिर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में एक चीज और पढ़ लीजिएगा, वुड्स रिएक्शन में
मतलब जो ऑड नंबर कार्बन कंटेनिंग एल्केन होते हैं, ऑड नंबर कार्बन कंटेनिंग एल्केन इससे नहीं बनते। ऑड नंबर कार्बन कंटेनिंग एल्केन नहीं बनते हैं, नहीं बनाए जा सकते हैं, नहीं बनाए जा सकते हैं, नहीं बनाए जा सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए एक बात आपको बता देना चाहूंगा। दूसरी चीज आपको बताऊं कि जैसे फ्रैंकलैंड रिएक्शन का भी आप इसमें रोल बहुत अच्छा है, कभी कभी पूछ भी ली जाती है, तो यहीं पर भी लिखे दे रहा हूं प्रिपरेशन में भी फ्रैंकलैंड रिएक्शन का नाम भी, फ्रैंकलैंड फ्रैंकलैंड रिएक्शन का नाम भी इसमें आता है। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है और याद, तो ये आपको जनरल प्रिपरेशन। बाकी अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज पे चले जाते हैं तो प्रॉपर्टीज शायद मुझे बताने की मतलब अगर प्रिपरेशन में एक और चाहो तो फ्रैंकलैंड के बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बढ़ा सकते हो, मुझे याद आ रही तो बता दे रहा हूँ। कोरे हाउस रिएक्शन भी बढ़ा सकते हो। तो चलो मैं नाम लिखे देता हूँ चलते चलते, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और फ्रॉम दूसरी हो जाएगी फ्रॉम कोरे हाउस रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट आती है कोरे हाउस रिएक्शन, मतलब ये मान के चलो कि फ्रॉम को पहले पूरा लिख दूं, कोरे हाउस रिएक्शन। ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट रहती है कि जहां तक मुझे अनुमान है कि इस रिएक्शन के बहुत ज्यादा आने के चांस रहते हैं। जहां पर लिथियम से रिएक्शन कराई जाती है अल्काइल हैलाइड की लिथियम से कराइए तो फिर आपका जो है वो अल्काइल लिथियम का कॉपर का कंपाउंड बन जाएगा। उसके बाद फर्दर हम उसको जो है एलआई से रिएक्शन जब कराते हैं तो फिर लिथियम का कंपाउंड मतलब सॉरी फर्दर नहीं करा के, जब लिथियम एल्काइल कॉपर का कंपाउंड बनेगा उसको फिर एल्काइलाइड से कराते हैं, तब जा करके हम लोगों को एल्केन मिल जाता है। तो लेकिन यहाँ पर अनसिमेट्रिकल कार्बन कंटेनिंग एल्केन बनाए जा सकते हैं, ये इसकी खास बात होती है। प्रॉपर्टीज में चले जाइएगा तो प्रॉपर्टीज में एक चीज आप ध्यान दे लीजिएगा की प्रॉपर्टीज इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज में जाते हैं तो एक आइसोमेराइजेशन, क्रैकिंग और एरोमेटाइजेशन, तीन चीज़ों पर विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा। एक तो हमें क्रैकिंग पे ध्यान देना है, दूसरा हमें एरोमेटाइजेशन पर ध्यान देना है, और तीसरा हमें ध्यान देना है इसका आइसोमेराइजेशन पर ध्यान देना है। आइसोमेराइजेशन पर हमको ध्यान देना पड़ेगा, तो इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, है ना। और इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर भी आपको याद रहेगा। तो मुझे मर्दन सिंह जी समझ में आ रही है आपको बात? सुधीर दुबे कुछ समझ में आ रहा है आपको? सुधीर दुबे जी मैसेज करके बताइए कि क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप फर्स्ट डे आए हैं, हो सकता है आप सोच रहे हैं यार बोर तो नहीं हो रहा हूँ कहीं। और दूसरी चीज ये है कि अगर हम इन्हीं रिएक्शंस में इन टर्म के साथ साथ में कंप्लीट कंबस्शन, इनकम्प्लीट कंबस्शन, ये टर्म तो नॉर्मली आपको पता ही रहते हैं, इनमें कोई फॉरवर्ड नहीं है, ये टर्म तो आपको पता ही रहते हैं, यहाँ पर मुझे डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है आपसे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग एल्कीन पर। मैं आपको एक क्विक रिवीजन करा दूं, फिर क्वेश्चन में मजा आता है, हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, कल भी हमने अच्छे खासे क्वेश्चन किए थे। एल्कीन्स पर चलता हूं तो एल्कीन्स का जो जनरल फार्मूला होता है वो हमें पता होना चाहिए, क्या होता है? CnH2n होता है, CnH2n होता है, वेरी गुड। चलिए थैंक यू वेरी मच सुधीर दुबे जी और मर्दन सिंह जी, आप पूरा इंटरेस्ट बनाए रखिए। देखिए यहाँ पर मैं आपको रिवीजन फिर मैं एक बार बोले दे रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ, नहीं तो आप सोचे कि सर सब छोड़े चले जा रहे हैं, छोड़ कुछ नहीं रहा हूँ, केवल एक व्यू दे रहा हूँ आपको एल्केन एल्कीन एल्काइन का। और एल्केन एल्कीन एल्काइन एक ऐसे टॉपिक होते हैं जो आप ऑलरेडी 11th-12th में खूब मन से पढ़ाते हैं, 12th के बच्चों को, है ना, 11th के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो वही मैं एक रिवीजन कराऊंगा और सिंपल वे में आपको कुछ बातें भी बताऊंगा। जैसे कि अगर एक तो यहाँ पर आपको और बता दूं कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कंटेनिंग होता है, जबकि एल्केन जो था यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, तो एल्केन में यहाँ पर खास बात ये भी होती है कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन रखता है। ये दोनों में एक डिफरेंस ये भी हमें रहना चाहिए। इनको हम लोग ओलिफिन्स के नाम से भी जानते हैं, वेरी गुड मर्दन सिंह जी, इन्हें हम लोग ओलिफिन्स के नाम से भी जानते हैं। ओलिफिन्स का मतलब यही होता है कि इनकी एफिनिटी होती है, मतलब इनकी अगर ओलिफिन्स, मर्दन सिंह जी अगर आप बताना चाहें तो आपको मौका दे रहा हूं, बताइए वाई दे आर कॉल्ड ओलिफिन्स, इनको ओलिफिन्स क्यों कहा जाता है ना। ओलिफिन्स जैसे उन्हें पैराफिन कहा जाता था, एल्केन को अगर आप बताना चाहेंगे तो ये बोल सकते हैं कि सर इनको हम लोग पैराफिन्स के नाम से जानते हैं, पैराफिन्स लिटिल एफिनिटी,
पैराफिन्स मतलब लिटिल एफिनिटी वैक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है। यहाँ पर ओलिफिन्स मतलब क्या होता है बताएंगे आप? ऑयल फॉर्मेशन टेंडेंसी होगी क्या इनकी? ऑयल फॉर्मेशन टेंडेंसी होगी। ऐसा क्यों बोला गया ओलिफिन्स बोले जाते हैं ये? बोलिए मर्दन सिंह जी, बोलिए। जब आपने छेड़ी ये बात तो बताएंगे। मोर रिएक्टिव देन एल्केन, ठीक है कोई बात नहीं, यानी कि वो लिटिल एफिनिटी ये मोर एफिनिटी टुवर्ड्स द रिएक्शन रहती है। ठीक है, एक ही बात है, आपकी बात से सहमत हूं मैं। ऑलिफिन्स ऑयल फॉर्मेशन टेंडेंसी की वजह से ये मोर रिएक्टिव नेचर माने जाते हैं, दैट्स ऑल। ठीक है, आपकी बात से एग्री हूँ। इसका जो सबसे पहला कंपाउंड अगर देखोगे तो फर्स्ट मेंबर आपको यही दिखाई देगा, ये वाला मेंबर आपको फर्स्ट मेंबर। यहाँ पर आप हाइड्रोजन लगा सकते हैं और ये हाइड्रोजन लगाने के बाद आपको क्या दिखाई देगा? ये इथीन जैसी कंडीशन आपको दिखाई देने लगेगी। अब अगर इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर दे, ये ऑर्डर पूछा जा चुका है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे ज्यादा जो मतलब स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से एल्कीन होते हैं? ऑयल फॉर्मिंग, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे ज्यादा जो स्टेबल कंपाउंड होता है वो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड ये होता है। ये सबसे ज्यादा, अभी एक एक हटाते चले जाइए। उसके बाद आपकी एक साइड का हटाएंगे तो ये आपका थोड़ा कम स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर R, यहाँ पर H हो जाता है। इसके बाद अगर और हटाना चाहेंगे तो फिर और हटा लीजिए, दोनों तरफ हटा लीजिए। तो एक R हो गया, एक H हो गया, यहाँ C डबल बॉन्ड, यहाँ C हो गया, यहाँ R हो गया, यहाँ H हो गया, फिर एक और हटाइए। इसी तरीके से कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। तो यहाँ पर एक और हटाने का मतलब हुआ कि एक तरफ तो CH2 हो ही जाना तय है। तो R हो गया, H हो गया, C हो गया, डबल बॉन्ड C हो गया, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H हो गया। फिर इसके बाद चले आइए, लास्ट में बेचारा वही बचेगा H H और यहाँ पर C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड H और H। इस तरीके से ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी का है एल्कीन का, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन बोला जाता है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, एक बात आपको बता देता हूँ। दूसरी चीज आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर हम लोग इनकी प्रिपरेशंस की बात कर लेते तो प्रिपरेशंस में आपको पता हो जाना चाहिए कि क्या है। एक तो डिहाइड्रेट, भाई सबसे पहले तो आप प्रिपरेशन एक ही करिए, नंबर 1। जितनी भी प्रिपरेशन है, एक तो अल्कोहल से बनाने की कोशिश करिए। अल्कोहल में टेम्परेचर का रोल जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टेम्परेचर का रोल जो होगा वो कितना, 170 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो एल्कीन का फॉर्मेशन से रहता है। और अगर 140 कर देंगे तो फिर ईथर बन जाएंगे। इस चीज का आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब यहीं पर आपने नोटिस किया होगा, इसे हम लोग डिहाइड्रेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन भी होती है। दूसरी रिएक्शन है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। तो यहाँ लिख देता हूँ, दूसरा मेथड है बाई डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन और रिएक्शन भी कहलाती है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बात ये ध्यान दीजिएगा। दूसरी, यहीं पर एक रूल भी आपको पढ़ने को मिलता है जिसका नाम सेटजेफ रूल आता है। सेटजेफ रूल भी कहा जाता है इसको, हम लोग सेटजेफ रूल के नाम से भी जानते हैं। एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलो, इसकी भी स्टेबिलिटी ऑर्डर, यानी कि जो एल्कीन बनाने की जो टेंडेंसी होती है वो भी आपको बनाने पता होना चाहिए। वही ऑर्डर है जो मैंने पीछे ये वाला ऑर्डर लिखा हुआ है, सेम कंडीशन में चलेगा ये ऑर्डर, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट मेथड पर। दूसरा मेथड अगर आपको याद है, अच्छे से याद है, तो एक आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलिसिस वाला, तो वो भी ध्यान रखिएगा। तो तीसरा पॉइंट मैं केवल इलेक्ट्रोलिसिस लिखे दे रहा हूँ, आप समझदार हैं, इसको पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस वाले कंसेप्ट से भी आप इसको बना सकते हैं। अब एक नई चीज आपको मैं यहाँ पर और बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए कहीं पर भी आपने एल्काइन का यूज किया, तो फ्रॉम एल्काइन में जब चलेंगे आप, तो यहाँ पर मैंने अभी बोला था ना, फ्रॉम एल्काइन से जब बनाने की कोशिश करेंगे तो एल्काइंस में खास बात यह है कि आपको लिंडलार कैटलिस्ट का यूज करना पड़ेगा। और जब आप लिंडलार कैटलिस्ट का यूज करेंगे तो फिर आपका बन जाता है, क्या बन जाता है, तब एल्कीन बनेगा। लेकिन एक रिएक्शन और भी इंपॉर्टेंट आ जाती है यहाँ पर, कि अगर मैं रिएक्शन ही लिखे दे रहा हूँ, ये मैंने लिया आपका एल्काइन लिया है, इस एल्काइन पर अगर मैं प्लेटिनम, इस एल्काइन पर अगर मैं प्लेटिनम और पैलेडियम में से कोई एक यूज कर लेता हूं, तो फिर हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो सिस मिलना चाहिए।
यहाँ पर हमें सिस मिलना चाहिए, ये आर और ये ऐसे, ये सिस एल्कीन मिल जाता है। ठीक है, जितना सुधीर जी लिख रहे हैं, जितना एल्काइल ग्रुप होगा एल्कीन उतना ही, आगे क्या लिखा है आपने, उतना रिएक्टिव होगा। ठीक है, आपकी बात सही है। जितना एल्काइल ग्रुप होगा मीन्स जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो यही है, जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो यही है। स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी के ऑर्डर में बहुत बड़ा फर्क नहीं है दोनों का। ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन इन ऑर्डर यही होना चाहिए, है ना, यही होना चाहिए। ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन इस ऑर्डर में होना चाहिए, ये ऑर्डर सेम रहता है स्टेबिलिटी के ऑर्डर से। ये बात ध्यान दीजिएगा सुधीर, शायद आपको हो सकता है कोई कंफ्यूजन हो। यानी कि जो ऑर्डर मैंने लिख रखा है ये ऑर्डर बिल्कुल स्टेबिलिटी के ऑर्डर से सेम होता है। इसका मतलब है मोर स्टेबल एल्कीन जो होती है वो मोर इजीली बन जाती है, आसानी से बन जाती है। मोर स्टेबल आसानी से बन जाती, ये मेरा यहाँ पर कहने का तात्पर्य है और कुछ नहीं। आपको हो सकता है कोई डाउट रहा हो। या अब मैं यहाँ पर था दूसरी, अगर यही एल्काइन में लेता और इसी एल्काइन पर अगर मैं लिक्विड अमोनिया लगा देता, यहाँ पर लिक्विड अमोनिया लगा देता, लिक्विड अमोनिया लगा देता, तो उस समय हमें ये ध्यान देना पड़ेगा भैया कि यहाँ पर ट्रांस एल्कीन बनता है। लिक्विड अमोनिया सोडियम के साथ में दी जाती है, तो यहाँ पर Na और लिख दीजिए लिक्विड, है ना, लिक्विड अमोनिया के साथ में Na सोडियम और लगा दीजिए, तो इसमें हम लोगों को ट्रांस एल्कीन बनता है, ट्रांस एल्कीन बनेगा। ट्रांस एल्कीन क्या है, यहाँ पर मैं R लेता हूँ, यहाँ पर आपको H लेता हूँ, यहाँ पर C लेता हूँ, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर H लेता हूँ, यहाँ पर R लेता हूँ। इस तरीके की कंडीशन आपको दिखाई इसमें देनी चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, ये ट्रांस बनता है। तो यहाँ पर आप सिस लिख सकते हो, यहाँ पर आप इसे ट्रांस लिख सकते हो, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज है, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में ये गिनी जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं इनकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेता हूं, तो प्रॉपर्टीज में खास बात ये है, यहाँ पर हेडिंग बना लेता हूँ प्रॉपर्टीज, ऐसे थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगा तो आपको क्विक रिवीजन आपका हो जाएगा। तो प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करता हूँ तो प्रॉपर्टीज में चले आइए। सबसे पहली खास बात यही है कि ये एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस शो एडिशन रिएक्शन, यहाँ पर एडिशन रिएक्शन की बात हो रही है। और दूसरी चीज यहाँ पर मार्कोनी और एंटी मार्कोनी का रोल बहुत ही अच्छा माना जाएगा। मर्दन सिंह जी, लिंडलार कैटलिस्ट क्या है आपको अगर बताना चाहूँ तो आप PDBASO4 आपने सुना होगा, PDBASO4 और जाइलिन की प्रेजेंस में ये लिंडलार कैटलिस्ट, कभी कभी यहाँ कैल्शियम सल्फेट भी ले लेते हैं, PD और कैल्शियम कार्बोनेट को भी यूज करते हैं, जिससे हम लोग जाइलिन की प्रेजेंस में या फिर बॉइलिंग सल्फर भी इसकी जगह यूज करते हैं, बॉइलिंग सल्फर, दिस इज कॉल्ड लिंडलार कैटलिस्ट। ये क्या होता है, ये केवल एल्काइन को एल्कीन में ही कन्वर्ट करेगा, एल्कीन तक नहीं ले जाएगा, एल्केन तक नहीं ले जाएगा, ये इसकी खास बात है। और इसका दूसरा काम और भी है, आपने रोजनमंड रिडक्शन में भी लिंडलार कैटलिस्ट का रोल देखा होगा। लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद चले आते हैं हम लोग एडिशन रिएक्शंस के बाद में मार्कोनी कॉफ्स रूल भी हमें याद रहना चाहिए, मार्कोनी कॉफ्स रूल भी याद रहना चाहिए, मार्कोवनी कॉफ्स रूल भी याद रहे, और इसके बाद एंटी मार्कोनी कॉफ्स रूल भी साथ में पता रहे। तो यहाँ लिख देता हूं मैं एंटी मार्कोवनी कॉफ्स रूल, एंटी मार्कोवनी मार्कोवनी कॉफ्स रूल भी हमें पता रहे, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पढ़ के रखिएगा, ठीक है ना। कब, यानी ये पेरोक्साइड इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये सब चीजें ध्यान रखना। इसमें एक रिएक्शन है जो बहुत पूछी गई है, मैंने देखा है पीजीटीज के एग्जामिनेशन में, जिसका नाम ओजोनोलिसिस है। ओजोनोलिसिस रिएक्शन बहुत ज़्यादा पूछी गई है और अलग अलग तरीके से पूछी गई है, तो इसको इम्पोर्टेंट में डाल लीजिएगा, पूछी जा सकती संभावनाएं कहीं ना कहीं इसकी बन रही हैं पूछे जाने की। इसके बाद एक आपने हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन भी सुनी होगी, तो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन जरूर पढ़िएगा इसके अंदर, है ना, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन पढ़िएगा। और एक आप जो KMnO4 के साथ में रिएक्शन है उसको भी ध्यान दीजिएगा, तो मैं यहाँ पर लिखे भी देता हूँ साथ में, एल्कलाइन KMnO4 या बेयर्स रिएजेंट के साथ में आपने पढ़ी होगी, बेयर्स रिएजेंट के साथ में रिएक्शन पढ़ी होगी, या फिर इसको हम लोग एल्कलाइन
एल्कलाइन KMnO4 में बोलते हैं। तो एल्कलाइन KMnO4 के साथ में रिएक्शन इसकी आपने जरूर पढ़ी होगी, ध्यान दीजिएगा, इस पे इम्पोर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है ना। अब यहाँ पर जो कुछ एक रिएक्शन आपने नोटिस की होगी, अगर आपको याद आ रहा हो तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से भी रिएक्शन आप पढ़ते होंगे। ऑस्मियम, ये रिएक्शन भी आ चुकी है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से रिएक्शन पढ़िएगा OSO4। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ में, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ में रिएक्शन पढ़िएगा, ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इन सब के बाद में आइसोमेराइजेशन है, ऑक्सीडेशन है, रिएक्शन है, इनको पढ़ लीजिएगा, ये चीज ध्यान दीजिए। उसके बाद ट्रिपलेट और सिंगलेट कार्बिन भी आप पढ़ते, मतलब इनमें रिवाइज कर लीजिएगा कि ट्रिपलेट और सिंगलेट कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन जो होती है उसमें 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, और पेयर फॉर्म में होते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल कार्बन एटम की sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है। ये बात भी, वर्च रिडक्शन भी बिल्कुल 100%, यू आर एब्सोल्युटली राइट, वर्च रिडक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में आती है। तो आपको यहाँ पर मैं एक चीज याद दिलाने जा रहा था, सिंगलेट कार्बिन और आपको ट्रिपलेट कार्बिन, इनको भी पढ़िएगा। एक तो है सिंगलेट कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन जरूर पढ़ लीजिएगा, सिंगलेट कार्बिन पढ़ना है आपको, और एक आपको पढ़नी है ट्रिपलेट कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन भी आपको पढ़नी है। तो एक सिंगलेट कार्बिन और एक ट्रिपलेट कार्बिन। एक बात, अब सिंगलेट कार्बिन के अंदर आपको पता होना चाहिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दे रहा हूँ, यहाँ पर एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात, 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड, यहाँ लिख देता हूँ 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर, 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, यहाँ पेयर्ड लिख दे रहा हूँ, 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हाँ ठीक है, पेयर्ड ही होते हैं, पेयर्ड होते हैं, एक बात ध्यान रखनी है, ठीक है, पेयर्ड होंगे। और जितनी खास बात ये कि ये लेस स्टेबल मानी जाती है और हाई एनर्जी भी रखती है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये लेस स्टेबल होती है, और एनर्जी इसकी जो होती है हाई होती है। तो यहाँ पर लेस स्टेबल, हाई एनर्जी भी होती है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद ट्रिपलेट कार्बिन पे चलिएगा। तो जब ट्रिपलेट कार्बिन पे आएंगे तो यहाँ पर 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे सेंट्रल पे और अनपेयर्ड होंगे। 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिख देता हूँ 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। और सेंट्रल कार्बन पे अनपेयर्ड भी होने चाहिए, मतलब अनशेयर्ड यहाँ पेयर्ड है तो यहाँ पर अनपेयर्ड भी होने चाहिए, अनपेयर्ड होने चाहिए, एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये थोड़ी सी मोर स्टेबल होती तो लेस रिएक्टिव हो जाएगी, तो ये लेस स्टेबल, मोर रिएक्टिव हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर मोर रिएक्टिव भी लिख लो, मोर रिएक्टिव भी लिख लीजिए आप, ये भी बात चलेगी। इसके अंदर क्या होगा, मोर स्टेबल हो जाएगी, ये मोर स्टेबल हो जाएगी और लेस रिएक्टिव भी हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बिन के स्ट्रक्चर की भी बात आपसे करूंगा, अभी बिल्कुल बात करूंगा आपसे सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बिन के स्ट्रक्चर पर। पहले मैं आपको पूरी बात यहाँ पर कह दूं, फिर आपसे बात करता हूँ। देखिए, अब दूसरी चीज ये भी होनी चाहिए कि जो जितने भी एल्कीन है ना, मोर स्टेबल, मतलब जो है यहाँ पर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, यानी sp2 था तो यहाँ पर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए। और ये आपने लिखा है मोर स्टेबल होना चाहिए, मोर स्टेबल कार्बिन माना जाता है, लिख ही दिया, ये sp हाइब्रिडाइज्ड लिख दिया है। देखिए, यहाँ एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगी कि इसमें जो ऑर्डर होता है वो भी मैं आपसे डिस्कशन करूंगा, बस 1 मिनट का समय दीजिए, पहले पूरी बात कर लेता हूँ। अब यहाँ पर एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है हमारी एल्काइन। एल्काइन पढ़ा दूं, फिर मैं इनके स्ट्रक्चर बना करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मोर स्टेबल हमारी है, सॉरी मोर स्टेबल बोल रहा हूँ, एल्काइन है। एल्काइन का जनरल फार्मूला, अगर मैं, चलो पहले यहीं पर आपको कार्बिन के स्ट्रक्चर की भी बात कर लेता हूँ, क्योंकि फिर छूट जाएगा तो छूट ही जाएगा मुझे लगता है। देखिए, सबसे पहला क्या करना है कि हम लोगों को, जो हमारे पास में सिंगलेट कार्बिन है और एक हमारे पास में ट्रिपलेट कार्बिन है, दोनों की खास बात यह है कि यहाँ पर 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो पेयर्ड होंगे। तो इसका मतलब अगर मैं बनाने की कोशिश करता हूं तो यहाँ पर एक कार्बन बनाऊंगा इस तरीके से,
और यहाँ इस तरीके से मैं अगर कंडीशन बनाता हूँ, इस तरीके से कंडीशन बनाता हूँ, तो इन दोनों में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड बनाना पड़ेंगे, मुझे दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड बनाने पड़ेंगे इस कंडीशन में बनाने पड़ेंगे। जबकि जबकि भाई अगर हम लोग ऐसे देखें तो इसे तो हम ऐसे ही बनाते हैं ना सिंपल, लेकिन जो ट्रिपलेट कार्बिन होती है ये हो गई हमारी सिंगलेट की कंडीशन हो गई, और हमारी ट्रिपलेट कार्बिन होगी, वो ट्रिपलेट कार्बिन में ये तो रहेगा, लेकिन इसके पास जब हम इलेक्ट्रॉन बनाएंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे बनाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन हम अलग अलग कंडीशन में बनाएंगे, ये पॉसिबिलिटी हो जाती है। ये है वही ट्रिपलेट, लेकिन ट्रिपलेट में दोनों अनपेयर्ड होते हैं, इसमें दोनों पेयर्ड हो जाते हैं, ये दोनों में डिफरेंस रहता है, जहां तक मैं जानता हूँ, है ना। दूसरी चीज आपको बताऊं, अगर एल्काइन में मैं चलता हूँ, तो एल्काइन के अंदर खास बात ये होती है कि जनरल फार्मूला तो अब मुझे बताने की जरूरत है नहीं, बात छोटे बच्चों वाली बातें हो जाएंगी। ये CnH2n-2 हो जाता है, एक खास बात होती है। दूसरी खास बात, इसका जो सिंगल स्ट्रक्चर है भाई, वो सिंगल पहला कंपाउंड है वो आपका ये हो जाता है। इस कंपाउंड के साथ में एक चीज आप और ध्यान दीजिए, हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाती है sp हो जाती है, एंगल देखिए तो 180 हो जाता है। इतना ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसकी वही जनरल प्रॉपर्टीज प्रिपरेशंस पे चले आइएगा। सबसे पहले अगर हम इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं तो प्रिपरेशन में हम लोगों को एक तो कैल्शियम कार्बाइड से करना है, कैल्शियम कार्बाइड से हम लोगों को इसकी प्रिपरेशन करना है। और दूसरी चीज है कि कैल्शियम कार्बाइड के बाद हम लोगों को यहाँ पर भी ये बात ध्यान देनी पड़ेगी कि हम इसमें बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी हैं जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाली बनाना ही पड़ेगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अब यहाँ बनाना पड़ेगा। तो आपने नोटिस किया होगा डी हेलोजिनेशन रिएक्शन भी यहाँ पर काम करती है। तो नेक्स्ट हम रिएक्शन लिख सकते हैं फ्रॉम डी हेलोजिनेशन रिएक्शन, फ्रॉम डी हेलोजिनेशन रिएक्शन से कर सकते हैं, है ना। उसके बाद डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन भी यूज कर सकते हैं, फ्रॉम डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ, और उसके बाद आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, अगर मान लो बनाना चाहते हैं हेलो फॉर्म आइडोफॉर्म रिएक्शन से भी बनाते हैं, जैसे कभी कभी आपने CHCl3 से भी बनाते हुए सुना होगा, CHI3 से भी बनाते हुए सुना होगा, तो ये रिएक्शन कॉमन है, ध्यान दीजिएगा। इसी के बाद अगर हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं तो प्रॉपर्टीज में चले आइए। तो प्रॉपर्टीज में एडिशन रिएक्शन जितनी भी है, जैसे वहां भी एडिशन थी, यहाँ पर भी एडिशन है, एडिशन रिएक्शन कितनी भी है, चाहे वो हाइड्रोजन का एडिशन हो, चाहे वो HCl का एडिशन हो, चाहे वो HBr का एडिशन हो, चाहे HOCl का एडिशन हो, कोई भी एडिशन रिएक्शन हो उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। दूसरी वही ओजोनोलिसिस को भी आप जरूर पढ़िएगा, ओजोनोलिसिस को भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा। गर्म पानी थोड़ा हमें पिला दो। ओजोनोलिसिस रिएक्शन को भी आप लिख लीजिएगा। दूसरी चीज, आप ओजोनोलिसिस में खास बात यह है कि इनका जिंक के बाद में हाइड्रोलिसिस जरूर करा दीजिएगा, इस चीज को भी ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए, दूसरी चीज, ओजोनोलिसिस के साथ साथ आपने कुछ रिएक्शंस इसकी KMnO4 से पढ़ी होंगी, और एक इसका एसिडिक नेचर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मान लो कि आएगा यार, एसिडिक नेचर पर आप इंपॉर्टेंट लगा लो, यहाँ लिख लो एसिडिक नेचर, और इस लिख दो एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन पूरा लिख लो, और इस पे लिख लो आएगा वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। संदीप जी, KVS सिलेबस में सॉलिड स्टेट नहीं है और स्टेट्स ऑफ मैटर मेंशन प्रिपेयर करने हैं, ये चैप्टर नहीं करने हैं। मैंने आपको सॉलिड स्टेट कहीं पर मेंशन नहीं किया है KVS के सिलेबस में। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ध्यान दीजिएगा, एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन का ध्यान दीजिएगा। इसी के कंटिन्यूएशन में आपने एक रिएक्शन और भी पढ़नी है, जिस रिएक्शन का नाम है, अगर आपको याद हो तो AsCl3 से भी रिएक्शन पढ़ लीजिएगा, AsCl3 से भी रिएक्शन पढ़ना है, रिएक्शन ये भी पढ़ लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। पांचवी रिएक्शन में आप ऑक्सीडेशन पढ़ना, और इस पे लगा लो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
ऑक्सीडेशन पर लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, इन पर आपको ध्यान देना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको क्लू दे रहा हूँ जिनको रिवाइज आपको करना है। इसके बाद इसी रिएक्शन में आपने पढ़ा होगा कि हम इसका बेंजीन से रेड हॉट यानी पॉलीमेराइजेशन रिएक्शन, पॉलीमेराइजेशन रिएक्शन, इस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। और यहीं के साथ साथ आप आइसोमेराइजेशन के भी साथ पढ़िएगा, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन को भी आप पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन जो मैं आपको याद दिला रहा हूँ। और लास्ट में आपको याद रखना है चलते चलते, कौन सी रिएक्शन, चलते चलते आपको याद रखना है रिएक्शन विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ में। और दूसरी रिएक्शन पढ़नी है अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ में। इनको पढ़िएगा। इन पूरे चैप्टर को अगर प्रॉपर वे में आपको पढ़ना है तो मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, चैप्टर वाइज वीडियोस पड़ी हुई हैं। और चैप्टर वाइज वीडियोस में आपको लगभग 125 वीडियोस हैं। इनको जरूर आप देख लीजिएगा मेरे हिसाब से। और अगर आप देख लेंगे तो ये पूरे चैप्टर की स्टडी डिस्कशन के साथ में है ना। कुछ हमारे अच्छे धुरंधर लोगों के साथ डिस्कशन भी हुआ है, उन चीज़ों को भी आप देखेंगे और बिल्कुल आपको नेचुरल क्लास के अंदर एक्सेप्टेबल होगी। तो इसी सीरीज में अब हम लोग क्वेश्चंस ला लेते हैं। क्वेश्चन मैंने छांट के रखे हुए हैं आपके लिए। ये 100 क्वेश्चंस हैं, इनको करिए, आप इनको करिए। देखिए ये आप अनुज शर्मा की शीट देख रहे हैं, है ना। ये फ्लास्क ऑफ केमिस्ट्री मेरा अपना बनाया हुआ रहता है मैटर, ये मैटर कहीं का नहीं, ये मेरा अपना मैटर रहता है। इस मैटर को मैं हमेशा जो है मेरी बुकलेट फॉर्म में है, उस बुकलेट फॉर्म को ही मैं आपको अपलोड करवाता हूँ। चलिए, ये हमारे क्वेश्चंस हैं। सेट कर देता हूँ, फिर बात कर देते हैं। 100 क्वेश्चंस जहां तक है, उम्मीद है इसके अंदर हम लोग बात करेंगे 100 की जगह कितने चैप्टर्स की, ये सॉरी 100 क्वेश्चंस में 50 तो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, शुरुआत करिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, शुरुआत करिए। चलिए स्पीड में करिएगा क्वेश्चंस, देर न लगने पाए, बहुत ज्यादा देर नहीं लगानी, करिए। ठीक है, सेकंड वाला बताइएगा। सेकंड वाला बताइएगा, सेकंड का फोर्थ। बोथ मीथेन एंड इथेन में बी ऑब्टेन बाय सुटेबल वन स्टेप रिएक्शन। एक स्टेप रिएक्शन इथाइल अल्कोहल से बन सकती है। बोथ मीथेन इथेन की बात हो रही, मीथेन कैसे बन जाएगा, वन स्टेप रिएक्शन देखना है आपको। गलत पढ़ रहे हैं आप, याद करिए, वन स्टेप में केवल मिथाइल आयोडाइड ही पॉसिबल है, इथाइल आयोडाइड नहीं पॉसिबल है। एक स्टेप में दोनों बन जाएंगे, बोथ मीथेन इथेन दोनों बनेंगे। अगर रिडक्शन करा दो तो मीथेन बन जाएगा, वुड्स करा दो तो फिर इथेन बन जाएगा, है ना। याद कीजिए इसको, ध्यान दीजिए इस पर कि अगर मीथेन बनाना है तो फिर आपको मिथाइल आयोडाइड का, यानी कि अगर आप यहाँ पर ले लेते हैं CH3I और इसका आप रिडक्शन करा दीजिए 2 नेसेंट हाइड्रोजन से, है ना, तो बन जाएगा आपका CH3
सॉरी CH4 बन जाएगा। अगर यहाँ पर CH3 आपने आई लिया, इसका फिर सोडियम से रिएक्शन कराइए आई के साथ में, तो ये आपका इथेन बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए इसके बाद आइए थर्ड वाले पे आइए, थर्ड वाले का आंसर बताइएगा। मनोज, मनोज ऑड है, क्यों ऑड है इसमें? इथेन मीथेन में ऑड कहाँ हो जाएगा, मीथेन में ऑड कहाँ हो जाएगा? और इथेन बनाने में बोथ मीथेन एंड इथेन अलग अलग बनाने हैं मनोज, अलग अलग बनाने, एक साथ नहीं बनाने हैं। आप इतने डाउट में कहाँ चले गए? सिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम वुड्स रिएक्शन। सिमेट्रिकल एल्कीन तो किसी से भी बना सकते हैं, किसी से भी बना सकते हैं, चाहे इससे बनाओ, चाहे इससे बनाओ, चाहे इससे बनाओ, तो ऑल आएगा यहाँ पर। सिमेट्रिकल एल्कीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ऑल द रिएक्शंस, कोई भी रिएक्शन इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, वुड्स नहीं, सुधीर दुबे, वुड्स नहीं, वुड्स केबल, केबल सिमेट्रिकल के लिए होती है, लेकिन ये सब सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों के लिए होती है। तो आप ऑल लगाइए यहाँ पर ऑप्शन, सुधीर जी ऑल लगाइए। ठीक है, फोर्थ पे आइए। A gas decolorized alkaline KMnO4 solution but does not give any, पानी पानी अब इसे सांस, इन्हें हनूक से करो, सताई ना करो। A gas decolorized alkaline KMnO4 solution but does not give any precipitate with ammonical silver nitrate। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फोर्थ वाले को बताएं। A gas decolorized alkaline KMnO4 solution but does not give any precipitate with ammonical silver nitrate। तो यहाँ पर हो गया इथाइलिन ऑप्शन हो गया। तो यहाँ पर अ गैस डिकलराइजेज अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन बट डज नॉट गिव एनी प्रेसिपिटेट विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो इथाइलिन, जबकि ये टेस्ट जो होता है इथेन मीथेन, तो यहाँ पर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, फोर्थ वाले का ऑप्शन आपने लगाया है सेकंड। तो मैं आपको बताना चाहूँ अनसेचुरेशन कन्फर्मेशन का टेस्ट होता है, बट एल्कीन इसको नहीं देते हैं। तो एल्कीन नहीं देते हैं, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर हमें लग रहा है कि इथाइलिन को लगाना चाहिए, ऑप्शन नंबर थर्ड लगाना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन नंबर थर्ड लगाना चाहिए। फिफ्थ का, रिएक्शन विद HCl टू फॉर्म, HCl से जब बनाओगे आप तो क्या बनना चाहिए? HCl से रिएक्शन कराने पर प्रोडक्ट हमारा बनना चाहिए, यहाँ पर हो जाएगा CH3 और CH2Cl। तो CH3 CH2Cl ये वाला प्रोडक्ट, यानी सेकंड, फिफ्थ का सेकंड बनना चाहिए, फिफ्थ का सेकंड बनना चाहिए। सिक्स्थ का क्या बनना चाहिए बताइए, सिक्स बताइए। A metallic carbide on, सिक्स्थ वाला बताइए। A metallic carbide on treatment with water gives a colorless gas which burns readily in air and which gives a precipitate with ammonical silver nitrate solution that gas evolved। कौन सी होनी चाहिए? सिक्स्थ का सी, एसिटाइलिन। वेरी गुड, नाइस, ठीक है। सेवेंथ बताइए। द मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन इज इथाइलिन,
ठीक, नहीं एसिटाइलिन नहीं। उमेश पंकज जी नहीं नहीं नहीं, मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन इथाइलिन ही माना जाता है, क्योंकि इसमें एक ही पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड एक होता है, ठीक है, डबल बॉन्ड होने एक पाई बॉन्ड होता है, जबकि एसिटाइलिन मॉलिक्यूल में दो पाई बॉन्ड होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अटैकिंग साइड पे उनकी डिस्टेंस पास पास होने के लिए जल्दी टूटते नहीं। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर इथाइलिन है। Which of the following statement is incorrect? Which of the following statement is incorrect for the alkenes? Which of the following statements are incorrect for the alkenes? चलिए, आप लोग बहुत स्लो आंसर दे रहे हैं, मैं अब आपको आंसर स्पीड में देता हूं। तो यहाँ पर ऑल द स्ट्रेट चेन कंपाउंड जो होते हैं वो alkenes are all the straight chain compounds. Which of the following statement is incorrect alkane? तो यहाँ पर इनकरेक्ट में ये मतलब ये टेढ़े मेढ़े भी हो सकते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं, पॉसिबल है ना। सिमिलर प्रॉपर्टीज नहीं, इनकरेक्ट ढूंढना है, करेक्ट नहीं ढूंढना है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ पोटेशियम एसीटेट गिव्स, इलेक्ट्रोलिसिस अगर पोटेशियम एसीटेट की करेंगे तो मेरे हिसाब से क्या मिलना चाहिए, यहाँ पर इथेन मिलना चाहिए। हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग फॉलोइंग बॉन्ड इज मोस्ट रिएक्टिव, हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग फॉलोइंग बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव। तो यहाँ पर थर्ड वाले पे चले आइए, हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग फॉलोइंग बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव, तो मोर रिएक्टिव वाला जो होगा वो ये वाला थर्ड वाला होगा, 10th का सेकंड मोर रिएक्टिव। चलिए, आपकी बात सही है, अभी मैंने ऊपर ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर आ जाएगा ये वाला, ये इसी का है, द मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन इथाइलिन, यानी डबल बॉन्ड वाला ही होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट, ध्यान नहीं दिया हमने भी इस बार, सेकंड ही होगा पंकज जी। वाई द एक्शन ऑफ द वाटर ऑन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बी गेट बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑफ द मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो आपका एल्कीन यानी मीथेन मिलना चाहिए, तो 11 का आपका ऑप्शन फर्स्ट होना चाहिए, 11 का ऑप्शन आपका फर्स्ट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, द कन्वर्जन ऑफ द लिक्विड हाइड्रोकार्बन इनटू अ मिक्सचर ऑफ द गैसियस हाइड्रोकार्बन बाय हीट अलोन इज नोन एज, द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड हाइड्रोकार्बन into a mixture of gaseous compound by heat alone is known as, 12 का क्या होना चाहिए, क्रैकिंग होना चाहिए। क्रैकिंग होना चाहिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। इथाइलिन रिएक्ट विद एल्कलाइन KMnO4 बेयर्स रिएजेंट टू फॉर्म ग्लाइऑक्सल बनता है, ग्लाइऑक्सल सॉरी ग्लाइकॉल बनता है, यानी कि CH2OH बनता है, सिंगल बॉन्ड CH2OH बनता है, ग्लाइकॉल लगाइएगा यहाँ पर, ग्लाइकॉल। Which of the following reagent distinguish ethylene from acetylene? Which of the following reagents distinguishes ethylene from acetylene? तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड होना चाहिए, 14 वाले का आंसर भी मेरे हिसाब से सी ही होना चाहिए। अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड जो होता है वो एल्कीन नहीं देते हैं, जबकि एल्काइन देते हैं। इथाइलिन इज ए मेंबर ऑफ, किसका मेंबर है, अभी बताया था मर्दन जी ने, ओलिफिन्स का है, ओलिफिन्स का है। When but1 is mixed with the excess of the bromine, the expected reaction product is, अगर but1 is mixed with excess of bromine, but1 is mixed with excess of bromine, बताइएगा क्या पॉसिबिलिटी लग रही है 16 वाले में। 16 वाले में अगर but1 में अटैक करेंगे तो आपको 1,2 डाइब्रोमोब्यूटेन बनना चाहिए। 17 पे आइए, व्हेन अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ डाइहैलाइड, when alcoholic solution of the dihalide other than that of the methane is heated with granulated zinc, the following is obtained। 17 पे आइए, 17 का आंसर क्या होना चाहिए, when alcoholic solution of the dihalide other than that of the methane is heated with the granulated zinc, तो फिर आपको डाइहैलाइड में एल्कीन मिलना चाहिए।
18 पे आइएगा। ऑन क्रैकिंग अ पेट्रोल वी गेट, ऑन क्रैकिंग अ पेट्रोल, पेट्रोल को क्रैक करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलना चाहिए, तो 18 वाले पर देखिएगा, हमें मीथेन भी मिलता है, प्रोपेन भी मिलता है, मतलब दोनों होना चाहिए, बोथ। यहाँ पर एल्कोहल नहीं मिलता है, एल्कोहल एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। When propylene reacts with the hydrogen bromide in the presence of the peroxide, the product formed is N-propyl bromide, N-propyl alcohol, क्या बनना चाहिए इसमें, 18, 19 वाले में बोलिएगा। थर्ड, cyclopentin on treatment with alkaline KMNO4, इसको मैं करके दिखा देता हूं आपको, ये रिएक्शन ये पॉसिबल हो सकती है। ये हमने लिया साइक्लोपेंटिन, और जब इसको ट्रीटमेंट करते हैं वाटर के साथ में नेसेंट ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है, फिर हमारा ये प्रोडक्ट बनना चाहिए ऐसे करके, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, इसका नाम हो जाता है आपका, यानी कि सिस वाला प्रोडक्ट, सिस साइक्लोपेंटेन डाइऑल, ये बनना चाहिए। थर्ड, photochemical chlorination of alkane is initiated by the process of, photochemical chlorination of alkane is initiated by the process of, पता है 21 का ऑप्शन क्या होना चाहिए, होमोलिसिस होनी चाहिए। चलिए इसके बाद पहुंच लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। When aluminum carbide is treated with water we get, when aluminum carbide is treated with water we get, 22 वाला बताइएगा। 22, एल्युमिनियम कार्बाइड को तो मीथेन मिलता है, यहाँ पर थर्ड होना चाहिए, 22 का थर्ड मीथेन मिलता है। रिएक्शन जाना चाहिए तो जान लीजिए, एल्युमिनियम कार्बाइड Al4C3 होता है, इसमें 12 वाटर के मॉलिक्यूल डाल दीजिए, 12H2 डाल दीजिए, तो बन जाता है 4AlOH का होल थ्राइस बन जाता है, और साथ में बनते हैं आपके 3CH4। बैलेंसिंग कर लीजिएगा, बैलेंसिंग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद द मेथड ऑफ कन्वर्टिंग हाई बॉइलिंग ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स इनटू द लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन इज नोन एज, द मेथड ऑफ कन्वर्टिंग हाई बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन इनटू द लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेराइज। मुझे लगता है कि इसको हम लोग जो है वो क्रैकिंग के नाम से, 23rd वाले को अगर देखेंगे तो हमें लग रहा है क्रैकिंग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर क्रैकिंग लिख लीजिए। इथाइलिन फ्रॉम द इथाइल ब्रोमाइड इज ऑब्टेन्ड बाय द ट्रीटिंग विद इथाइलिन फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड बाय ट्रीटिंग विद एल्कोहलिक KOH डालिए इसमें, तो एक्वस एल्कोहलिक वाला KOH डालिए, ये वाला कास्टिक पोटास डालिए, तो यानी 24th वाले पे चले आइए। 24th वाले का सेकंड ऑप्शन सही होना चाहिए ना, 24th वाले का सेकंड। Beer's reagent is alkaline KMNO4 solution, तो यहाँ लिख देता हूँ Beer's reagent is alkaline solution of KMNO4। The general formula of alkene is, तो कोई भी बता देगा, थर्ड है। The general formula of alkene ये बता दिया। Which of the following formula represents an alkene? Which of the following formula represents an alkene? alkene कौन सा फार्मूले को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर CnH2n+2 होना चाहिए। तो 7 6 दूनी 12, 2 14 नहीं हुआ, 10 5 दूनी 10, और एल्कीन यानी 5 दूनी 10, यानी कि 10 दूनी 20, 6 दूनी
एल्कीन, सॉरी एल्केन है तो CnH2n+2 हुआ ना, तो आपका 5 दूनी 10 यानी 7 दूनी 14 और 2 16, सेकंड वाला होना चाहिए, सेकंड 27 का सेकंड होना चाहिए, ठीक है। इज सीन इन, इसी किस में देखा जाएगा, ब्यूटाइलिन में, ये इथाइन में देखा जाएगा। 28 वाला भी हो गया। द एसिटाइलिन मॉलिक्यूल कंटेन, यानी 3 सिग्मा होना चाहिए और 2 पाई होना चाहिए, थर्ड वाला ऑप्शन आएगा यहाँ पर। उसके बाद चले आइए 31 पे, स्पीड मेंटेन रखिएगा। फॉर्मेशन ऑफ एल्केन बाय हीटिंग एंड एल्काइल हैलाइड विद सोडियम इज नोन एज, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन by treating by heating an alkyl halide with sodium is known as Colway's synthesis, Grignard reagent, Wöhler synthesis, Woods synthesis में से कौन सी पॉसिबिलिटी है? तो मुझे लगता है कि फॉर्मेशन ऑफ एल्केन बाय हीटिंग द अल्काइल हैलाइड विद सोडियम, तो ये वुड्स रिएक्शन के नाम से जानी जाती है, यानी कि 31 का जो है आंसर वो आपका फोर्थ होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जैम डाइहैलाइड, तो यहाँ पर जैम और बिसिनल दो पहचान होती है, तो आपको जानकारी दे देता हूँ कि जो जैम डाइहैलाइड होता है, दोनों ब्रोमीन एटम जो होना चाहिए वो सेम कार्बन से होना चाहिए, 2 ब्रोमीन सेम कार्बन से, तो जैम, और बिसिनल में दोनों अलग अलग। तो यहाँ मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर फोर्थ लगाना पड़ेगा, 32 में फोर्थ लगाना पड़ेगा। व्हेन पेट्रोलियम इज हीटेड विद, यहाँ चल लेते हैं, व्हेन पेट्रोलियम इज हीटेड विद ग्रेजुअली द फर्स्ट बैच ऑफ द वेपर इवॉल्व, फर्स्ट बैच ऑफ द वेपर्स इवॉल्व विद अ रिच इन, किस में होना चाहिए, तो 33 वाले में मुझे जहाँ तक याद है पेट्रोलियम ईथर से होना चाहिए, पेट्रोलियम ईथर, इसके नोट्स पढ़िएगा, हो जाएगा। यहाँ पर चले आइए, इसके बाद एथाइलिन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, इथाइलिन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम सक्सीनेट, लेना पड़ेगा आपको यहाँ पर, सोडियम सक्सीनेट को यूज करते हैं। रिएक्शन अगर आपको न पता हो तो आपको बताना चाहूंगा, CH2COO, ये होता है CH2COO, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर ले लीजिए CH2COO, इसका आप इलेक्ट्रोलिसिस करा लीजिए। ऑन हीटिंग सोडियम एसीटेट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑन हीटिंग सोडियम एसीटेट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड द गैस इवॉल्व्ड विल बी, द गैस इवॉल्व्ड विल बी क्या होनी चाहिए, तो गैस आपकी मीथेन गैस होनी चाहिए यहाँ पर, मीथेन। द सिंपलेस्ट एल्काइन इज C2H2 होता है, 36 का ये आपका थर्ड हो जाएगा। इसके बाद चले आइए, ये वाली शीट जो है वो आपको मिल जाएगी, कहाँ मिलेगी, ये शीट आपको मिल जाएगी हमारे प्रैक्टिस जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट है चैप्टर वाइज, उनमें हम सीट डाल देते हैं हमेशा, पहले ही सीट आपको पड़ी मिलेगी, इसलिए आप इस सीट को निकाल करके प्रिंट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है ना। चलिए 37 पे आइए, 37th क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझिए। थर्टी सेवन पे चलिए, 37 पर 37 का थर्ड, द कंपाउंड मोस्ट लाइकली टू बी डिकलराइज, द कंपाउंड मोस्ट लाइकली टू बी डिकलराइज द सॉल्यूशन ऑफ द पोटेशियम पर मैग्नेट, तो पोटेशियम पर मैग्नेट को डिकलराइज करने के लिए 37 वाले का थर्ड पर ही टिक करना पड़ेगा, क्योंकि यही एल्कीन हमें दिखाई दे रहा है। जनरल फार्मूला ये आपको एल्कीन्स का दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर मैं एल्कीन्स पे टिक कर देता हूँ। 39 पे चलिएगा, फॉर प्रिपेयरिंग एन एल्केन द कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड सब्जेक्टेड टू, तो 39 वाले में क्या होना चाहिए, 39 वाले में हमें लगता है द फॉर प्रिपेयरिंग एल्केन कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड ट्रीटेड विद हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ये वाली लाइट बंद कर दो, बड़ी वाली बंद कर दो, छोटी जल रही है।
चलिए अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग फॉर प्रिपेयरिंग एन एल्केन कंसंट्रेटेड हो ही गया. व्हेन एसिटाइलिन इज पास्ड थ्रू द वाटर, when acetylene is passed through the water, H2SO4 in the presence of the mercuric sulfate, the product is. तो 40 वाले का जो आंसर होना चाहिए, 40 वाले का सेकंड एसिटल्डिहाइड होना चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन. अगर आपको याद है तो मैं आपको याद भी दिला देता हूँ ये रिएक्शन कौन सी है. यहाँ पर रिएक्शन याद दिलाता हूँ. यहाँ पर लेता हूँ मैं CH, ट्रिपल बॉन्ड CH लेता हूँ और इसकी रिएक्शन में करा देता हूँ H2O से. इसको मैं ऑक्सीजन के साथ में ट्रीट करता हूँ. उसके बाद प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH. ये बन जाता है. ये डायरेक्ट लिख दिया. अदरवाइज अगर आप जानना चाहो तो एक स्टेप और लिखी जा सकती है. CH2 डबल बॉन्ड CHOH, इसको आप रीअरेंज कर दीजिए तो ये H ऊपर चला जाएगा एंड सो ऑन. ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा. इसके बाद 41 पे आइए. व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशंस. तो यहाँ पर CaC2 लिया मैंने, तो यहाँ पर बनना चाहिए आपका वाटर यानी क्या CH ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर CH बन जाएगा. यहाँ पर एल्डिहाइड बन जाएगा. यहाँ पर एल्डिहाइड बनेगा CH3CHO. तो यहाँ पर 41 पे क्या बनना चाहिए, निकल से इसका रिडक्शन कराइए तो प्रोडक्ट मेरे हिसाब से फिर इथेनॉल बनना चाहिए. थर्ड बनना चाहिए 41 का थर्ड. 39 में देखिए. फॉर प्रिपेयरिंग एन एल्केन अ कंसंट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड इज सब्जेक्टेड टू. एल्केन बनाना है, कंसंट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड लीजिएगा तो फिर हाइड्रोजनेशन ही होगा, दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता. जैसे कि आपने मान लीजिए, सपोज कर लेते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का लेते हैं तो वही मान लीजिए CH3COONA लिया आपने. ठीक है. अगर ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो इसका मतलब इसके अंदर फिर NaOH और पड़ा होगा. NaOH और पड़ा होगा तब ये कंपाउंड बनेगा, यानी कि Na2CO3 निकलेगा. तो ये हाइड्रोजन इसमें जुड़ रहा है, इसीलिए इसको हम लोग हाइड्रोजनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन ना बोलिएगा, इसे हाइड्रोजनेशन के नाम से भी जानते हैं. इसके बाद चले आते हैं हम लोग द प्रोडक्ट एक्स इन द रिएक्शन. ये हमारा प्रोडक्ट है. यहाँ पर क्या बनना चाहिए तो आपको पता होना चाहिए. Br उस कार्बन को ज्वाइन करेगा जहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर हमारा सबसे कम होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट नंबर सेकंड हो जाएगा. इथाइल अल्कोहल इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज. कौन सा प्रोडक्ट बनना चाहिए. इथाइल अल्कोहल इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. तो हमारा इथीन बनना चाहिए, ये थर्ड बनना चाहिए. 44 पे चले आइए. 44 पे आइए. Among the paraffins it is generally found that with the increase in the molecular weight, तो यहाँ पर थर्ड आएगा. बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है. ठीक है. इथाइलिन रेडली अंडरगोज द फॉलोइंग टाइप ऑफ द रिएक्शन. इथाइलिन में एडिशन रिएक्शन होती है, पता ही होना चाहिए आपको. Decolorization of the alkaline camenophore is used to test for olefins hydrocarbons. सेकंड में चले आइए. 46 के सेकंड में चले आइए. यहाँ पर थर्ड भी पॉसिबल हो सकती है, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर मुझे लगता है सही कर देना चाहिए. इसमें ऑप्शन दोनों, बोथ का ऑप्शन भी यहाँ बन जाना चाहिए. तब यही टिक कर दीजिएगा. ठीक है. पेट्रोल यूज्ड एज ए फ्यूल इन मोटर व्हीकल्स इज ए मिक्सचर ऑफ. किसका मिक्सचर कहलाता है. ये अल्कोहल्स एंड हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है. तो 47 वाले का हम लोग फोर्थ ले लेते हैं. पेट्रोल यूज्ड इन फ्यूल इन मोटर व्हीकल्स इज ए मिक्सचर ऑफ एल्किन्स होता है, एल्किन्स. तो यहाँ पर एल्किन्स लगाइएगा. बाई द एक्शन ऑफ द हाइड्रोब्रोमिक एसिड ऑन एसिटाइलिन वी गेट. तो 48 वाले का ऑप्शन जो है वो क्या जाना चाहिए. 48 वाले का ऑप्शन ऑन बाय द एक्शन ऑफ द हाइड्रोब्रोमिक एसिड ऑन एसिटाइलिन वी गेट
इथाइलिडीन ब्रोमाइड बनता है, यानी कि थर्ड 48 वाले का थर्ड आएगा। इसको आप एक बार रिएक्शन से चेक भी कर लीजिएगा क्या ये ऑप्शन है या नहीं है। इसके बाद चल लेते हैं 49 क्वेश्चन पर। कैल्शियम कार्बाइड विद कैल्शियम कार्बाइड व्हेन ट्रीटेड विद वाटर गिव्स द मीथेन। तो कैल्शियम कार्बाइड जो होता है वो एसिटाइलिन बनाता है। ये एक वुड्स रिएक्शन का एग्जांपल है, नीचे जो लिखा हुआ है। एल्काइन हैव जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है। ये सेकंड वाले ऑप्शन पे चले जाइए। इसके बाद एल्कीन अंडरगो, एल्कीन्स की अगर मैं बात करता हूँ तो एल्कीन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन पे आ जाएगा। पैराफिन डिजोल्व इन डिस्टिल वाटर मिथेनॉल बेंजीन, पैराफिन डिजोल्व इन डिस्टिल वाटर मिथेनॉल सॉल्ट वाटर। तो यहाँ 53 वाला जो क्वेश्चन है इसमें मुझे लगता है बेंजीन में होना चाहिए। पैराफिन जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर बेंजीन में घुल जाएंगे। कैरोसिन ऑयल इज ए मिक्सचर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन्स का मिक्सचर होता है, अल्कोहल का मिक्सचर होता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है ये एल्केन्स का मिक्सचर होता है। लेड टेट्रा इथाइल इज यूज्ड एज, लेड टेट्रा इथाइल को हम यूज करते हैं पेन किलर की तरह, एंटी नोक कंपाउंड की तरह यूज करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर की तरह, पेट्रोलियम एडिटिव, एंटी नोकिंग कंपाउंड है, पेट्रोलियम एडिटिव की तरह यूज किया जाता है। Which of the following type of the reaction occur when the reactant has got double bond? यानी which of the following type of the reaction occur when a reactant has a double bond? तो addition reaction होनी चाहिए इसमें। The reaction of the hydrogen bromide with ethylene is an example of, तो इथाइलिन की रिएक्शन के एग्जाम्पल 57 वाले पे आते हैं, तो वही एडिशन रिएक्शन पे चला जाएगा यहाँ पर टिक। 58 वाले पे आइए। 58 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 58 वाले पे इथाइलिन में भी प्रिपेयर्ड बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ, इथाइलिन में भी प्रिपेयर्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल हो जाएगा, जिसका मतलब इथाइल अल्कोहल है। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन का मतलब हुआ हाइड्रोकार्बन फ्लोट्स ऑन द वाटर बिकॉज इट इज इमिसिबल विद वाटर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको इट इज इमिसिबल वाटर एंड लाइटर भी होना चाहिए। तो यहाँ पर फोर्थ वाले ऑप्शन पर आपको टिक करना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन पे टिक कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 पे चलेगी। 60 क्या कर रहा है? इथाइलिन हाइड्रोजन सल्फेट इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ H2SO4 विद, इथाइलिन सही कराओगे ना। 60 की रिएक्शन पे फर्स्ट टिक करिए यहाँ पर। फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ द एल्केन बाय द एक्शन ऑफ द जिंक एंड अल्काइल हैलाइड इज कॉल्ड, फ्रैंकलैंड रिएक्शन पे चलिए, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। और 62 वाले पे आइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड डिकलराइजेज द एसिडिक और अल्कलाइन केमोनोफोर। तो डिकलराइज कौन करता है? वो एल्कीन करेगा। और एल्कीन का मतलब हो गया फिर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड जाना चाहिए। 63 वाले पे चलिएगा। मीथेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाई, मीथेन किससे प्रिपेयर होती है? तो मीथेन के लिए फिर यहाँ पर ऑप्शन जाना चाहिए रिएक्शन ऑफ द एल्यूमिनियम कार्बाइड विद वाटर, भी बताया भी था यहाँ पर थर्ड। ये 63 आपने कर लिए। बचे हुए क्वेश्चंस आपके सामने हैं। ये पेज आपका बचा हुआ है। इन क्वेश्चंस को प्रिंट आउट लीजिए, फट से डाउनलोड करिए और डाउनलोड करने के बाद इनको सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद इनके आंसर्स में जो भी डाउट होगा संडे को हम लोग क्लियर करेंगे डाउट को। और इसके आंसर भी अगर आप चाहोगे तो लास्ट में दे रखे हैं। ये क्वेश्चन 107 है, 108 हो गए और ये आपके 131 हो गए। ये टोटल 130 क्वेश्चन आपके सामने हैं। 130 क्वेश्चन आपके सामने हैं। इन क्वेश्चंस में 130 को करिएगा। यहाँ तक मैंने 50% मैंने करा दिए, 50% आपको करने हैं। और कल का टॉपिक जो है हम लोगों का बताऊंगा, मैं आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करूंगा कि कल हम लोगों को क्या डिस्कशन करना है। ठीक है, कल का टॉपिक हम लोग मैसेज हम आपको कर देंगे। अभी डिसाइड नहीं किया लेकिन ऑर्गेनिक में ही डिस्कशन करेंगे। ओके, गुड नाइट।